हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आए हुए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो उसी के कंटेक्स्ट में हम लोग आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जिसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा कॉन्टिजेंसी एंड अकाउंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कॉन्टिजेंसी के बारे में मैंने अच्छे से आपको लेक्चर में बता रखा है कि कॉन्टिजेंसी क्या होती है, कि ऐसी चीज़ जो किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अभी उसका होना ना होने के बारे में पता नहीं है हमें, बट फ्यूचर में जो है उसकी पॉसिबिलिटी जो है डिपेंड करती है किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर। जैसे कोर्ट केस चल रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो कोर्ट केस आप कोर्ट केस का डिसीजन जब आएगा तब पता चलेगा कि भाई उसका एक्चुअल में क्या करना है। इसी तरीके से अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में मान लीजिए आपके ऊपर या फिर आपने किसी के ऊपर 10 लाख का केस किया हुआ है, तो वो 10 लाख का केस आप हारेंगे जीतेंगे वो पता नहीं है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको 10 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है, मान लीजिए, तो आप उसका कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में शो कर सकते हो, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी दिखा सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। और अगर आपको लग रहा है 10 लैक्स मिलेंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा उसको कभी भी शो नहीं करते, बिकॉज प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से हमेशा अगर फ्यूचर में जो लॉस है उसको हम हाँ जरूर दिखा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट फ्यूचर में जो प्रॉफिट हो सकता है उसको कभी भी रिकॉर्ड या शो नहीं करते। ठीक है, एंड अकाउंट क्लासिफिकेशन हमने पर्सनल, नॉमिनल, रियल अकाउंट के बारे में डिस्कस कर रखा है। चलिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला आज का क्वेश्चन है contingent asset usually arises from unplanned or unexpected event that gives rise to the possibility of inflow of an economic benefits to the business entity, the possibility of an outflow, नो आउटफ्लो और इनफ्लो इधर ए और बी। देखो कॉन्टिजेंट एसेट की बात की है, ठीक है, तो याद रखना कॉन्टिजेंट एसेट का मतलब क्या होता है कि आपने पैसा देना है कि लेना है। ऑब्वियसली जब कॉन्टिजेंट एसेट है तो आपके पास पैसा आएगा, तो पॉसिबिलिटी ऑफ इनफ्लो की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, बट क्या हम इसको कहीं भी शो करते हैं? कहीं भी इसको शो नहीं करते। जब तक एक्चुअल में पैसा नहीं आ जाता तब तक हम इसको कहीं भी शो नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज प्रोबेबल देन अ कॉन्टिजेंट एसेट इज डिस्क्लोज्ड in the financial statements, in the report of approving authority, directors in case of company, and the corresponding approving authority in case of other enterprises, in the cash flow statement, in the notes to accounts। ठीक है, तो याद रखिएगा इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इफ अ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो मैंने क्या बताया, इसको हम जनरली कहीं भी जो है रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको बस अलग से हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में शो कर देते हैं कि भाई ये ऐसा जो है वो हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको शो नहीं किया जाता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कंपनी। एंड अगर किसी और कोई और एंटरप्राइज है किसी और बिजनेस टाइप की, वो जो अप्रूविंग अथॉरिटी होगी। ठीक है, इन द केस ऑफ डैश इधर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स इज सेटल, द ऑब्लिगेशन इज नॉट प्रोबेबल, और द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड इज सेटल, द लाइबिलिटी कैन नॉट बी मेजर विद सफिशिएंट रिलायबिलिटी। तो देखिए अब यहाँ पे आउटफ्लो की बात हो रही है, ठीक है, तो आउटफ्लो ऑब्वियसली किसकी बात करेगा, लाइबिलिटी की बात करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ डैश इधर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स टू सेटल द ऑब्लिगेशन इज नॉट प्रोबेबल। ठीक है, आउटफ्लो जो है वो प्रोबेबल नहीं है एंड अमाउंट भी प्रोबेबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको कोर्ट केस का एग्जांपल लिया, तो अल्टीमेटली कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में क्या होता है कि जो अमाउंट है उसका भी पता नहीं होता, और जो अमाउंट देनी है वो भी अराइज होनी है कि नहीं होनी है, ठीक है, वो भी उसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्टिजेंटी लाइबिलिटी इज रिकग्नाइज इन बैलेंस शीट, रिकग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टेड, नॉट रिकग्नाइज। तो याद रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको नहीं रिकग्नाइज किया जाता, इसको कहाँ शो किया जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स में शो किया जाता है। ठीक है, कहाँ शो किया जाता है इसको, नोट्स टू अकाउंट्स में शो किया जाता है अलग से, राइट। ठीक है, तो ना ही कॉन्टिजेंट एसेट को ना ही कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है। कॉन्टिजेंट एसेट को आप अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डालते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में डालते हैं, और जो आपका कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है उसको आप नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गारंटी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द थर्ड पार्टीज इज, ठीक है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, कॉन्टिजेंट एसेट एंड प्रोविजंस। तो गारंटी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, ठीक है, आप मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ, ए और बी, ठीक है, दो लोग हैं, और सी एक बंदा है। ठीक है, तो सी एज अ पर्सन ने
मान लो ए ने बी से लोन ले लिया, ठीक है, ए ने क्या ले लिया, बी से लोन ले लिया। तो अब सी ने जो है वो गारंटी दे दी कि भाई बी बोल रहा है कि बी बोल रहा है कि मैं ए को लोन नहीं दूंगा, बट सी बोलता है, ठीक है, सी बीच में आ जाता है, कोई बात नहीं, आप ए को लोन दे दो और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर कल को ए पे नहीं कर पाया पैसा तो मैं पे करूंगा। तो उस केस में सी के लिए वो क्या हो जाएगी, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ए देना ना देना वो तो ए पे डिपेंड करता है, कल को अगर वो देगा फिर तो सी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी, अगर नहीं दे पाएगा तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, तो एक्चुअल में लाइबिलिटी आ जाएगी, तो फिलहाल के लिए वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंस गेन्स एंड लॉसेस, कौन सा अकाउंट होता है, देखो पर्सनल रियल नॉमिनल। तो याद रखना जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस वाले अकाउंट होते हैं, ठीक है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट होते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट वाली कैटेगरी में कॉल करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, जो आपके एसेट्स वाले अकाउंट होते हैं, ठीक है, तो रेंट एक्सपेंस, रेंट इनकम, ये दोनों आपके नॉमिनल अकाउंट हो गए, इंश्योरेंस एक्सपेंस भी आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। हाँ, जो कैश अकाउंट है, जो एसेट वाला अकाउंट है, वो आपका किस में क्लब हो जाएगा, आपका रियल अकाउंट वाली कैटेगरी में क्लब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ मुर्गन लैंडिंग लाइब्रेरी इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो नेचर ऑफ मुर्गन लैंडिंग लाइब्रेरी, देखो यहाँ पर नाम इन्वॉल्व हो गया, तो जहां पर भी नाम इन्वॉल्व होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट बन जाता है, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट या फिर कंपनी का अकाउंट, जो भी अकाउंट है जहां पर नाम इन्वॉल्व हो जाता है तो वहां पर आपके पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में वो फॉल करने लग जाता है। देन ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज, जो ब्रांच अकाउंट है अंडर डेटर सिस्टम, देखो ब्रांच अकाउंट हमें क्या बताता है, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम क्या है, ब्रांच अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके अलग अलग सिस्टम है, होलसेल प्राइस सिस्टम, डेटर सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम, तो अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, बट किसी भी सिस्टम में आप ब्रांच अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस ही निकालना है। तो जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है अंडर ब्रांच अकाउंटिंग, तो आपको ऑब्वियसली उसको किस किस कैटेगरी में फॉल करवाना पड़ेगा, आपको उसको नॉर्मल अकाउंट वाली कैटेगरी में ही फॉल कराना पड़ेगा, बिकॉज मैंने क्या बताया आपको, इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट जो है वो आपके किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी सिस्टम के अंडर अकाउंट बनाओ, अगर वो अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट ही होगा। चलो नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट, हाँ जी, अगर मैं बात करूं जॉइंट वेंचर अकाउंट का नेचर क्या है, ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट से भी हमें क्या पता चलता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट से भी हमें क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जेबी, ठीक है। जेबी क्या होती है, जब दो लोग टेम्परेरी पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं, है ना, जब दो लोग टेम्परेरी पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं और वो जब टेम्परेरी पर्पस फुलफिल होता है वो दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बट फॉर द टाइमिंग वो एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिससे ये पता चले कि उस जेबी में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये नॉर्मल अकाउंट वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे के सारे आज के क्वेश्चंस, आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच।